मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम कारकत्वम, यह कारक का लक्षण अभी तक निष्पन्न हुआ है। और पूर्व पाठ में यह बताया गया था कि क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम, इतना जो अंश है इसका अर्थ होता है क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह है कि क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम ऐसा बोलें, अथवा क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता ऐसा बोलें, दोनों का अर्थ एक ही है। अब यहाँ पर प्रश्न ये हो जाएगा कि जब क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम का अर्थ क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता यह ही है, तो फिर कारक का जो लक्षण है वह क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणत्वम ऐसा ही बनाया जाए। क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणत्वम कहें या क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता कहें, बात एक ही है। एक जगह त्व प्रत्यय है, एक जगह तल प्रत्यय है, और दोनों भाव अर्थ में होते हैं। तो जब क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणत्वम कारकत्वम ऐसा छोटा लक्षण कारक का बन सकता था, तब क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम इस प्रकार का गुरु लंबा लक्षण कारक का क्यों बनाया जाता है? इसमें क्या रहस्य है? तो इसमें यह विशेष बात है कि जब क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम इस प्रकार से कारक का लक्षण बनाया जाता है, तो वहाँ पर संबंध विशेष की प्रतीति भी होती है। संबंध विशेष की प्रतीति कराने के लिए इस प्रकार से लंबा लक्षण बनाया जाता है। यदि क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणत्वम कारकत्वम ऐसा ही लक्षण बनाया जाएगा, तो लक्षण और लक्ष्य के बीच में जो संबंध है उस संबंध की प्रतीति नहीं हो पाएगी। किंतु जब क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम कारकत्वम इस प्रकार का लक्षण बनाया जाता है, तब जो लक्षण है, लक्षण क्या है? क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता। लक्ष्य क्या है? क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत। इन दोनों के बीच में जो संबंध है, क्या संबंध है? तो स्वरूप संबंध है। जो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता है वह स्वरूप संबंध से क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणताधिकरण में रहती है। इसीलिए लक्ष्य और लक्षण के बीच में जो स्वरूप संबंध है उस स्वरूप संबंध की प्रतीति भी हो जाए, इसके लिए क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम इस प्रकार से मधुबंत से पुनः त्व प्रत्यय कर करके लक्षण बनाया जाता है। इसको उदाहरणांतर से भी समझ सकते हैं। जैसे गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, इस प्रकार से पृथ्वी का लक्षण किया जाता है। अब वहाँ पर गंध ये लक्षण है और गंध शब्द से मतु प्रत्यय किया गया। गंधः अस्याः अस्ति इति गंधवती, गंध शब्द से मतुप करके गंधवती बनाया गया। तो गंध हो गया लक्षण, गंधवती हो गया लक्ष्य, गंधवती हो गई पृथ्वी। उसके बाद गंधवती शब्द से गंधवत शब्द से त्व प्रत्यय किया गया, तब गंधवत्वम बनाया गया। अब यहाँ पर मतुबंत हुआ गंधवत, उससे त्व प्रत्यय किया गया। तो जो न्याय बताया गया था मतुबंताद विहितः भाव प्रत्ययः प्रकृत्यर्थम गमयति, इस न्याय से जो त्व प्रत्यय है वह मतु प्रत्यय की जो प्रकृति है गंध, उसका ही बोध कराएगा। तो गंधवत्वम का अर्थ हो गया गंधः। तो जब गंधवत्वम का अर्थ गंधः है तो गंधः पृथिव्याः लक्षणम ऐसा ही कहा जाता। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम इस प्रकार से क्यों कहा जाता है? तो वो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो गंध है और गंधवती है उन दोनों के बीच में जो समवाय संबंध है उसका भी बोध हो जाए। गंध एक गुण है और गंधवती जो पृथ्वी है वो गुणी है, और गुण और गुणी के बीच में समवाय संबंध होता है, नित्य संबंध होता है। तो गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम इसका अर्थ बन जाता है समवाय संबंधेन गंधवती पृथ्वी, अर्थात समवाय संबंधेन गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम।
तो गंध, गंधवती और इन दोनों के बीच में रहने वाला जो समवाय संबंध है, उस समवाय संबंध की प्रतीति भी हो जाए, इस प्रकार इसके लिए मतुबंत से पुनः त्व प्रत्यय कर करके इस प्रकार से लक्षण बनाया जाता है। तो यह उदाहरणांतर से इसको स्पष्ट किया गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न अभी बचा हुआ है, वह यह है कि पूर्व पाठ में यह प्रश्न उठाया गया था कि मतुबंताद विहितः भाव प्रत्ययः प्रकृत्यर्थम गमयति। इस न्याय में प्रकृत्यर्थ से प्रकृति से मतुप की प्रकृति को लिया गया था। प्रश्न ये है कि मतुप की प्रकृति को ही क्यों लिया जा रहा है, तो प्रत्यय की प्रकृति को क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर यह बात समझनी चाहिए कि जो त्व प्रत्यय हुआ है वह त्व प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ है। क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम कारकत्वम, इस लक्षण में जो त्व प्रत्यय हुआ वह भाव अर्थ में हुआ, और भाव का अर्थ होता है प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारो भावः। प्रकृति से होने वाला जो बोध है, जो ज्ञान है, बोध का अर्थ होता है ज्ञान, तो प्रकृति से होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान में जो प्रकार होता है, प्रकार का अर्थ होता है विशेषण। अन्य दार्शनिक विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं, नैयायिक प्रकार शब्द का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से अन्य दार्शनिक भी प्रकार का प्रयोग करते ही हैं। तो प्रकार का मतलब हुआ विशेषण। तो प्रकृति से होने वाला जो बोध, प्रकृति से होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान में जो विशेषण होता है उसको भाव कहते हैं। अब यहाँ पर इस लक्षण में इस न्याय को घटाते हैं, भाव के अर्थ को घटाते हैं। तो यहाँ पर क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम, यह जो अंश है इसमें त्व प्रत्यय हुआ है, वह भाव अर्थ में हुआ है। और किससे हुआ है, तो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत, इस प्रकृति से हुआ है। अब इस क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत इस प्रकृति का अर्थ क्या हुआ, तो मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय अधिकरण अर्थ में होता है। तो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत इस प्रकृति का अर्थ हो गया क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणताधिकरण, क्योंकि मतु प्रत्यय अधिकरण अर्थ में होता है, मतुबर्थोधिकरणम। तो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत का अर्थ हो गया क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणताधिकरण। अब क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणताधिकरण जो होगा, कारणताश्रय जो होगा, कारणता वाला जो होगा, वह विशेष्य होगा, और उस विशेष्य में क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता विशेषण बनेगी। तो विशेष्य हो गया अधिकरण, क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत कारणताधिकरण, ये विशेष्य हो गया। उसमें विशेषण कौन बन गई, क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, ये उसमें विशेषण बन गई। तो प्रकृति हो गई क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत, उससे जन्यबोध हो गया क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणताधिकरण, उसमें विशेषण अथवा प्रकार कौन हुई, तो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, ये उसमें प्रकार हो गई। तो प्रकृति जन्यबोधे प्रकारो भावः, इस न्याय से यहाँ पर भाव कौन हुआ, तो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, यह ही भाव हुआ। और क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, ये ही तो मतु प्रत्यय की प्रकृति है, क्योंकि जो मतु प्रत्यय हुआ है वह क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता से ही हुआ है। तो इस प्रकार से इस न्याय की सहायता से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मतुबंताद विहितः भाव प्रत्ययः प्रकृत्यर्थम गमयति। इस न्याय में जो प्रकृति है उस प्रकृति से मतुबंत की प्रकृति को ही लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम, इस लक्षण में भी मतुबंत की प्रकृति जो कारणता है उसी को त्व प्रत्यय की प्रकृति से लिया जाएगा। त्व प्रत्यय उसी प्रकृति के अर्थ को बताएगा। तो उस प्रकृति का अर्थ हो गया क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, अर्थात क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का भाव। तो यह जो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का भाव है, यह ही कारक का भाव है। अर्थात सारांश क्या हुआ, क्रिया का जो कारण है वह ही कारक है,
और जिसमें क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता रहेगी उसी में कारक का भाव रहेगा, अर्थात वही कारक कहलाएगा। तो तात्पर्य सारांश हो गया कि जो क्रिया का कारण है वह ही कारक है। तो इस प्रकार से सारांश निकल गया, क्रियानिष्ठ कार्यता क्रिया कारणम कारकम, यह ही इसका सारांश होता है। तो इस पाठ में दो बातें स्पष्ट की गई। एक तो जो मतुबंत से भाव में त्व प्रत्यय करके लक्षण बनाया जाता है उसका तात्पर्य जो लक्ष्य और लक्षण है उसके बीच में रहने वाला जो संबंध है उस संबंध का बोध कराना, उसका प्रयोजन होता है एक बात। और मधुबंताद विहिता भाव प्रत्यय प्रकृत्यर्थम गमयति, यहाँ पर जो प्रकृति है प्रकृति से मतुब की प्रकृति को ही लेना होता है, क्योंकि वो ही प्रकारीभूत होता है, वो ही विशेषणीभूत होता है। तो इसीलिए ये दो बातें स्पष्ट हुई और इन दो बातों की स्पष्टता के साथ ही क्रिया कारणम कारकम यह सारांश के रूप में भी प्राप्त हुआ। तो क्रिया का जो कारण होगा वह ही कारक होगा, यह सारांश इस लक्षण का भी निकलता है। और विशेष रूप से लक्षण कहना हो तो कह सकते हैं क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम कारकत्वम। अब सारांश में हुआ क्रिया कारणम कारकम, अब ये जो कारण है यही कारक बनेगा और इस कारण की कोटि में संबंध नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि जो कारण का लक्षण बनाया गया है कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, उस लक्षण के अनुसार ब्राह्मण से पुत्रम पंथानम पृच्छति इत्यादि में जो संबंध है वह कारण की कोटि में नहीं आ पाता है। यद्यपि उस कारण के लक्षण में परिष्कार की आवश्यकता होती है, अन्यथा सिद्धि पद का उसमें निवेश किया जाता है, तब कारण का लक्षण बनता है। अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति क्रिया कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, इस प्रकार से लक्षण बनता है। अब इसकी चर्चा अग्रिम पाठ में की जाएगी।